चलें जी, तो अब बात हो रही है कि हम किसी एक्सप्रेशन को किस तरह से जो है अनसर्टेनिटी इसके लिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू 4 पाई r³ डिवाइड बाय xt²। देखिए एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें z बराबर है 4 पाई r³ डिवाइड बाय xt² के। तो अब मुझे जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अनसर्टेनिटी के लिए एक्सप्रेशन इस तरह लिखी जाएगी कि हम लिखेंगे डेल्टा z/z इक्वल्स टू 4 पाई। जो ये 4 पाई है ना, इस 4 पाई को हम इग्नोर कर देंगे। 4 पाई को हम इसलिए इग्नोर कर देंगे क्योंकि 4 पाई एक नंबर है, और अनसर्टेनिटी जो होती है नंबर्स में नहीं होती। अनसर्टेनिटी जो है वो जो हम मेजरमेंट्स करते हैं या जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, अनसर्टेनिटी उनमें होती है। तो 4 पाई को मैंने क्या कर दिया, 4 पाई को मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। r³ है, तो हमने पढ़ा कि जो पावर होती है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, तो r³ का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और r की जगह आ जाएगा डेल्टा r/r प्लस x की जगह आएगा डेल्टा x/x, और t² की जगह आएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t। 2 टाइम्स क्यों आया? 2 टाइम्स इसलिए आया कि आपका जो है वो इस t पे स्क्वायर था, t की पावर 2 थी, दैट्स वाई। इसी तरह से फर्ज करें अगर इक्वेशन लिखी हुई है कि भाई 3, इस तरह से एक इक्वेशन लिखी हुई है कि आपकी मिसाल के तौर पर r³ बराबर है किसके, GMT² अपॉन 4 पाई²। ठीक है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें जो है g एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, और g कांस्टेंट होगा, यानी कि g को भी आप नंबर के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो अगर g को भी अगर आप जो है वो नंबर की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी इक्वेशन बनेगी r³ है ना, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r। जी एक नंबर है, 4 एक नंबर है, पाई² एक नंबर है, तीनों को इग्नोर कर देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा m/m प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी इक्वेशन में अनसर्टेनिटी की एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो दो तीन बातों का ख्याल रखना होता है। एक तो आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप जो है जो जो पावर्स होती हैं वो अनसर्टेनिटी से पहले आ जाती हैं, और दूसरा इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं उनकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है। अच्छा, यही काम आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में आप डेल्टा z/z लिख रहे थे ना, तो सब लिख सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z प्लस 4 पाई, क्योंकि नंबर है तो उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सॉरी, इक्वल 4 पाई नंबर है तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो r³ की जगह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन t। 2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि t पे स्क्वायर था। सिमिलरली r³ बराबर है GMT² अपॉन 4 पाई² के। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r बराबर होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन t। और यहाँ पर भी आपने g को, 4 को और पाई² को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की जो है वो एक्सप्रेशन बनाते हैं जब आपको कोई फॉर्मूला दिया जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं विच आर रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कि इफ द वैल्यूज ऑफ टू करंट्स विद देयर अनसर्टेनिटी आर एज फॉलो। ये दो करंट है, एक करंट I1 है 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर, दूसरा करंट है 2.1 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। आपको इन दोनों करंट्स का सम मालूम करना है। आपको इन दोनों करंट्स का सम मालूम करना है, यानी कि आपको I1 प्लस I2 मालूम करना है। आपको I1 प्लस I2 मालूम करना है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। तो आपको I1 प्लस I2 मालूम करना है।
तो I1 प्लस I2 में आपको 2.5 प्लस माइनस 0.5 को आपको ऐड करना है, किसमें? 2.1 प्लस माइनस 0.1 में ऐड करना है। तो हमने ये सीखा है कि जब हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। 2.5 और 2.1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 4.6। और जब दो वैल्यूज ऐड होती हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज भी ऐड हो जाती हैं। तो 0.5 0.1 में ऐड होकर कितना हो जाएगा? 0.6। तो I1 प्लस I2 का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 4.6 प्लस माइनस 0.6 आ जाएगा। नेक्स्ट, द अनसर्टेनिटी ऑफ अ टेम्परेचर स्केल on a Celsius scale thermometer is plus minus 0.5 centigrade. Find out the percentage uncertainty in the change in temperature when temperature rises from 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल में यानी कि सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नापता है, और उसके हर टेम्परेचर की रीडिंग में प्लस माइनस 0.5 डिग्री की अनसर्टेनिटी होती है। अब आपने एक चेंज इन टेम्परेचर निकाला 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो उस चेंज के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो आपको मालूम करनी है। देखिए, पहले जब आप चेंज इन टेम्परेचर मालूम करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप क्या करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप जो है दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे। तो जब आप दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे तो एक टेम्परेचर आपका होगा 50.0 प्लस माइनस 0.5, और इसमें से माइनस करेंगे दूसरे टेम्परेचर को 20.0 प्लस माइनस 0.5 को, क्योंकि जब आप टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे तो अनसर्टेनिटीज भी तो उसमें काउंट होंगी ना। तो जब आप 50 में से माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1। क्योंकि जब आप दो सब वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी उनकी अनसर्टेनिटीज को आप ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी होगी तो जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 1 है, और जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 30 है, और आपकी जो परसेंटेज चूंकि आपको निकालनी है तो आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 3.3%। तो यहाँ पे जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनेगी वो 3.3% बनेगी। ठीक है, टोटल जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनेगी वो 3.3% बनेगी। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड while रिकॉर्डिंग पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आप एक सिंपल पेंडुलम के जो है वो टाइम पीरियड को नाप रहे हैं। आपके तो आंसर पहली दफा 2.2 आया, फिर 2.2 आया, फिर 2.4 आया, फिर 2.5 आया, फिर 2.3 आया, फिर 2.1 आया, फिर 2.6 आया, फिर 2.4 आया। कह रहे फाइंड द एवरेज रीडिंग विद इट्स अनसर्टेनिटी। तो आप इन तमाम रीडिंग्स का एवरेज निकालें और उसकी अनसर्टेनिटी निकालें। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए आप सारी जो वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे आएगा? एवरेज ऐसे आएगा कि आप 2.2 में ऐड करेंगे 2.2 को, फिर ऐड करेंगे 2.4 को, फिर ऐड करेंगे 2.5 को, फिर ऐड करेंगे 2.3 को, फिर ऐड करेंगे 2.1 को, फिर ऐड करेंगे 2.6 को, और फिर ऐड करेंगे 2.4 को। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज। इनके सम को डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो सारी वैल्यूज का एवरेज आ जाएगा। तो जरा मुझे एवरेज निकाल के बताओ कितना आ रहा है इन सबका। एवरेज निकाल के बताओ कितना आ रहा है सबका। सर 2.3375। 2.3 टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है सर। 2.33 आ रहा है। जी। चलिए 2.33 एवरेज आ गया। अब मसला है कि इसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है। इशू ये है कि आपकी तो किसी वैल्यू में कोई अनसर्टेनिटी दी भी नहीं है, तो हम आंसर में अनसर्टेनिटी कैसे निकालें? अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आप एवरेज निकालते हैं जब आप एवरेज निकालते हैं वैल्यूज का, तो वहां पर अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या होता है? जब आप वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं तो अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये होता है कि आप रेंज ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं 2 से।
जब आप वैल्यूज का जो है वो एवरेज निकालते हैं, तो उस एवरेज की अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या होता है कि आप वैल्यूज की रेंज लेते हैं और रेंज को डिवाइड बाय टू कर देते हैं। रेंज क्या होती है? रेंज जो होती है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और रेंज निकालने का मकसद ये होता है कि आपने के पास जो डेटा है, उस डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू को, तो उससे रेंज आ जाती है। और फिर रेंज को हम जो है वो डिवाइड बाय टू करते हैं, तो ये आपका जो है अनसर्टेनिटी निकल आती है। मिसाल के तौर पर हम जो काम कर रहे हैं, इस हमारे डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? हमारे पास 2.2 है, 2.2 है, 2.4 है, 2.5 है, 2.3 है, 2.1 है, 2.6 है, 2.4 है। तो हमारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? हमारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू 2.6 है। 2.6 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? हमारे पास जितनी वैल्यूज है इनमें सबसे छोटी वैल्यू जो है 2.1 है। तो हम जब अनसर्टेनिटी निकालने जाएंगे तो हमारी रेंज बनेगी 2.6 माइनस 2.1, और इसको डिवाइड बाय टू करना है। ये हो जाएगी 0.5 डिवाइड बाय टू। 0.5 डिवाइड बाय टू हो जाएगा 0.25। लेकिन हमने ये सीखा था कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो 1SF से ज्यादा में नहीं होती। हमने सीखा था कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है 1SF से ज्यादा में नहीं होती है। तो 0.25 को हम 1SF में कैसे राउंड ऑफ करेंगे? 0.2F को हम 1SF में राउंड ऑफ करेंगे 0.3। और चूंकि 0.3 है यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो हमारी वैल्यू में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, यानी कि 2.33 को हम 2.3 लिखेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2.3 प्लस माइनस 0.3। हमारा जो फाइनल आंसर होगा एवरेज का, वो 2.3 प्लस माइनस 0.3 होगा। तो इस सवाल के जरिए आपको एक नई चीज सीखने को मिली। और वो नई चीज ये सीखने को मिली कि जब आप वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं, तो आप जो है वो रेंज को डिवाइड बाय टू करते हैं, उससे आपकी अनसर्टेनिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द मास एंड डायमेंशंस ऑफ अ मेटल रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर मेजर्ड। द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आर, मास उसका है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो मास है वो है 1.50 प्लस माइनस 0.01 किलोग्राम। अब इसमें 1.50 मास हो जाएगा यानी कि एम, और 0.01 हो जाएगा मास पे अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा एम। फिर ये कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है, जो लेंथ है इसकी, वो है 70 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर्स। तो 70 यहाँ पर लेंथ हो गई यानी कि एल, और 1 हो जाएगा अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा एल। फिर ये कह रहा है कि इसकी जो ब्रेड है यानी कि चौड़ाई, वो 60 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर है। तो ब्रेड जो है 60 जो है, बेसिकली इसको आप बी कह लें और इसको आप डेल्टा बी कह लें। और फिर उसके बाद जो इसकी डेप्थ है यानी कि हाइट, वो बराबर है 40 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर के। तो 40 को आप डी कह लें यानी कि डेप्थ, और इसको आप कहेंगे डेल्टा डी। कह रहा है कि आप इसकी डिटरमिन करें डेंसिटी, और डेंसिटी में इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो डिटरमिन करें आप। अब देखें, आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होती है किसके? डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो इसमें से मास तो आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको मालूम करना होगा। तो वॉल्यूम बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। बेसिकली ब्रेथ का मतलब यहाँ विड्थ है, डेप्थ का मतलब हाइट है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है ना, तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ हो गया। लेकिन हमें जो डेंसिटी का आंसर चाहिए वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए। किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब ये है कि हमारी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट वगैरह है वो मीटर में होना चाहिए, मिलीमीटर में नहीं होना चाहिए। तो हम तीनों हाइट्स को मिलीमीटर से हम मीटर में चेंज कर देंगे। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो पहले आपका मास तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, 1.50 किलोग्राम दिया हुआ है। लेंथ आपको दी हुई है 70 मिलीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे, हो जाएगा 0.070। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपको दी हुई है 60, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो हो जाएगी 0.060। और डेप्थ आपको दी हुई है 40 मिलीमीटर्स, इसको मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे,
तो जाएगा 0.040। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर इसका डेंसिटी का। और ये मुझे कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। हाँ, जरा डिवाइड करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। सर 8928। 8,900 और क्या ट्वेंटी था? एट 28.57। 57। ये डेंसिटी का आंसर आ रहा है। अब इसको राउंड ऑफ हम बाद में करते हैं, पहले इसकी अनसर्टेनिटी निकाल लें। अब देखें, इस वाले फॉर्मूले को मैं फॉलो करूंगा तो डेल्टा रो अपॉन रो बराबर होगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा ब्रेथ अपॉन ब्रेथ प्लस डेल्टा डेप्थ अपॉन डेप्थ। डेल्टा रो हो गया। रो यानी कि डेंसिटी हम मालूम कर चुके हैं, वो बकौल आपकी कितनी है? 8928.57 है। डेल्टा एम ये रहा और डेल्टा एम है 0.01 और एम की वैल्यू कितनी है? 1.50। डेल्टा एल है 1, एल है 70, डेल्टा बी है 1 और बी है 60 और डेल्टा डी है 1 और डी है 40। यहाँ से इसको सॉल्व करके पूरा मुझे बताएं कि डेल्टा रो का आंसर क्या आ रहा है। यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करके बताएं कि डेल्टा रो का आंसर क्या आ रहा है। हाँ भाई, कैलकुलेशन करके बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। सर 0.062। 0 पॉइंट 0.0626। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आंसर आएगा इसका। तुमने इसको 8928.57 से मल्टीप्लाई किया? नहीं सर, वो नहीं किया। हाँ, तो वो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताओ ना डेल्टा रो का। ये सर तुम्हारा मेरे पास फ्रैक्शन। सर मेरे पास 559.09 आ रहा है। 559.098 98। ये आंसर आ रहा है। तो अब देखें, आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई है। ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी चाहिए थी। आप लोगों को मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए था जो कि आप लोगों ने नहीं पूछा। सवालों को ये पूछना चाहिए था कि देखें, यहाँ पर मैंने लेंथ को, ब्रेथ को और डेप्थ को मिलीमीटर से मीटर में चेंज किया है क्योंकि मुझे आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए था। लेकिन अनसर्टेनिटी निकालते वक्त मैंने इसको 1/70, 1/60, 1/40 लिया, इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल रहे होते हैं या परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे होते हैं तो आप वैल्यूज को कन्वर्ट करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप यहाँ पर मिसाल तौर पे वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर को डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो जो उसकी अनसर्टेनिटी है उसको भी डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। दोनों 1000 कैंसिल हो जाएंगे, बात वही हो जाएगी, 1/40 बचेगा। तो लिहाजा जहाँ पे कन्वर्जन करना हो ना, वहां पर अगर आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लेनी हो तो कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसके बगैर भी अनसर्टेनिटी वही आती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आपने अनसर्टेनिटी निकाली है, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ और आप में से जो लोग टॉपिक शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो बस सिर्फ 1 SF में हो सकती है। तो 559.098 को 1 SF में कैसे राउंड ऑफ करूँ जरा बताएं। 559.098 को 1 SF में कैसे राउंड ऑफ करूँ मैं? बोले भाई, 559.098 को 1 SF में कैसे राउंड ऑफ करेंगे? ये सर ये 600 बन जाएगा। ये 600 बन जाएगा। वेरी गुड, ये 600 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें अनसर्टेनिटी के हिसाब से वैल्यू भी लिखनी है। एक बात ध्यान में रखिए कि अनसर्टेनिटी को जब हम 1 SF में राउंड ऑफ करते हैं
तो राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आप या तो उसको नियरेस्ट 1 में राउंड करते हैं, या नियरेस्ट 10 में राउंड करते हैं, या नियरेस्ट 100 में राउंड करते हैं, या नियरेस्ट 1000 में राउंड करते हैं। मिसाल के अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7.9, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, 1SF में 8 लिखूंगा। या अगर मेरे पास लिखा हुआ है 19, तो उसको 1SF में क्या लिखूंगा, 20। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 398, उसको 1SF में क्या लिखूंगा, 400। और मेरे पास अगर लिखा हुआ है 1928, तो उसको 1SF में क्या लिखूंगा, 2000 लिखूंगा। अब इन चारों एग्जाम्पल्स में हुआ क्या है, इसको मैंने नियरेस्ट 1 तक राउंड ऑफ किया है, इसको मैंने नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ किया है, इसको मैंने नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया है, और इसको मैंने नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ किया है। तो जब आप अपनी अनसर्टेनिटी को नियरेस्ट 1 तक, या नियरेस्ट 10 तक, या नियरेस्ट 100 तक, या नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करते हैं, तो वैल्यू को भी वैसे करना पड़ता है। यहाँ पे इसको हमने नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया, तो हमारी वैल्यू भी नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ होगी। तो 8928 नियरेस्ट 100 में क्या राउंड ऑफ होगा, 8928 नियरेस्ट 100 में क्या राउंड ऑफ होगा, जल्दी से बताओ। 8928 नियरेस्ट 100 में क्या राउंड ऑफ होगा। से 8900। 900 हो जाएगा सर। 8900, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 8900 प्लस माइनस 600 किलोग्राम पर मीटर। 8900 प्लस माइनस 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया भैया। चलें, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे एक फॉर्मूला है जिसमें क्यू बराबर है 4AT² डिवाइड बाय पाई एन क्यूब के, जहाँ क्यू का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है, टी का मतलब टाइम है, और एन एक अननोन क्वांटिटी है। तो पहले आप ये फाइंड आउट करें कि एन की यूनिट क्या है। देखिए भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि क्यू बराबर है 4AT² अपॉन पाई एन क्यूब। तो यहाँ पर हमें यूनिट्स ऑफ एन मालूम करनी है। तो हमें जिस चीज़ की यूनिट मालूम करनी होती है, पहले उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम एन क्यूब को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बराबर होगा 4AT² डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय क्यूब। ठीक है। अब आप यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ एन क्यूब। अभी फिलहाल एन क्यूब की यूनिट निकलेगी, बाद में उसका क्यूब रूट ले लेंगे तो वही एन की यूनिट बन जाएगी। तो यूनिट्स ऑफ एन क्यूब किसके बराबर होंगी, 4 एक नंबर है, ए का मतलब एक्सलेशन है, एक्सलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी का मतलब टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सेकंड पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि टाइम पे स्क्वायर है। पाई एक नंबर है, क्यू चार्ज है, चार्ज की एसआई बेस यूनिट होती है एम्पेयर सेकंड, कूलम होती है, कूलम एसआई यूनिट होती है, और बेस यूनिट में वो इक्वल होता है एम्पेयर सेकंड के। तो यहाँ से क्या होगा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड -2 कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट्स ऑफ एन क्यूब किसके बराबर होगी, यूनिट्स ऑफ एन क्यूब बराबर होगी मीटर एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एम्पियर और सेकंड जो कि डिनोमिनेटर हैं उनको ऊपर लेकर आएंगे, न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब तो यूनिट ऑफ एन क्यूब आई है, लेकिन अगर हमें यूनिट ऑफ एन चाहिए हो तो हम सब पर क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने का मतलब है पावर 1/3 ले लेंगे। तो मीटर की पावर 1/3, एम्पियर की पावर -1/3, सेकंड की पावर -1/3। तो यूनिट्स ऑफ एन निकल आएंगे इस तरह से। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आप क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें, ए और टी की वैल्यू आपको दी हुई है। नहीं सॉरी, क्यू की वैल्यू, ए की वैल्यू, टी की वैल्यू आपको दी हुई है। तो अब आप एन की वैल्यू मालूम करें, और ये बताएं कि एन की वैल्यू में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, और ये बताएं कि उसमें कितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। कर लेते हैं मालूम। आपको सबसे पहले जो है वो एन की वैल्यू मालूम करनी है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एन क्यूब बराबर है 4AT² डिवाइड बाय पाई क्यू के। तो एन क्यूब बराबर होगा 4, एक्सलेशन की वैल्यू आपको दी हुई है 0.25, टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है 0.33, उस पर आएगा स्क्वायर, डिवाइड बाय पाई, और क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 2.10 एक्सपोनेंट -6। अब एक चीज नोट करें, मैं यहाँ पर अब एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जब मैं एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं सारे कांस्टेंट, सारे नंबर, सब कुछ काउंट कर रहा हूँ। 4 भी लिखा है, पाई भी लिखा है।
लेकिन जब मैंने एन की यूनिट्स निकालनी थी तो मैंने नंबर्स को यानी कि 4 पाई वगैरह को इग्नोर कर दिया था। तो जरा मुझे सॉल्व करके बताओ एन क्यूब का आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर से सॉल्व करो जल्दी से फटाफट इसको। जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 16,506.64। 16,500.506 सर 16,506। जी। पॉइंट 64124। बस सही है। अभी एन क्यूब आया है, एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे इसका। तो जो आपने वैल्यू बताई है इस वैल्यू का क्यूब रूट लेने हैं, 16,506.641 का क्यूब रूट लेके बताओ कितना आ रहा है। अभी तुम्हारा जो आंसर आया था इसका क्यूब रूट ले लो बस। सर 25.46। 25 कर लेते हैं, या चलो 25.46 कर लेते हैं, बाद में राउंड ऑफ करेंगे जब अनसर्टेनिटी निकल आएगी इसकी। ठीक है। और उसकी यूनिट हमने निकाली थी मीटर, 1/3, एम्पियर -1/3, सेकंड -1/3। अब इसी का पार्ट 2 है, इसमें कह रहा है कि आपको एन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। इक्वेशन हम यही वाली यूज करेंगे। एन क्यूब का मतलब क्या है, एन क्यूब का मतलब है कि 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एन। अब यहाँ पे जो चूंकि मैं अनसर्टेनिटी निकाल रहा हूँ तो मैं नंबर्स को इग्नोर कर दूंगा, 4 और पाई को इग्नोर कर दूंगा। बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, 2 टाइम्स क्यों आया क्योंकि टी पे स्क्वायर था, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन क्यू। सो 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन बराबर है डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एन बराबर होगी डेल्टा ए कितना है, डेल्टा है 0.05 और ए की वैल्यू है 0.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी है 0.01 और टी की वैल्यू है 0.33 प्लस डेल्टा क्यू की वैल्यू है 0.01 डिवाइड बाई 2.10। अच्छा अब एक चीज़ और नोट करें, मैंने डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लिखते वक्त 10 की पावर नहीं लिखी। मैंने डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लिखते वक्त 10 की पावर नहीं लिखी, ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू है, मैंने 10 की पावर नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जब मैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लिखूंगा दोनों पर 10 की पावर है, तो दोनों की 10 की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो लिहाजा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लिखते वक्त आपको पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पावर जो पावर वैल्यू के साथ होती है वही पावर अनसर्टेनिटी के साथ होती है और दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है। अब मैंने जो सबका 100 था कॉमन लेके एक ही दफा मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एन, राइट साइड का पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर 26.536। 26.536%। ये 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एन आ रहा है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एन कितना होगा, 26.536 डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। 8 पॉइंट कितना आ रहा है बताओ, 26.536 को डिवाइड बाई 3 कर दो, सर 8.845। 8.8%। अब आखिरी फाइनल आंसर में आपको निकालनी है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वो कैसे आएगी, देखो एन की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो किसके बराबर होगी,
डेल्टा एन अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय 100 के बराबर होगी। तो परसेंटेज आंसर इसकी 8.8 आई है। डेल्टा एन आपको मालूम करना है। एन की वैल्यू आई थी 25.46 और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से जरा डेल्टा एन निकाल लो कितना आ रहा है। डेल्टा एन बराबर होना चाहिए 8.8 मल्टीप्लाई बाय 25.46 और डिवाइड बाय 100। देखो क्या आंसर आया है डेल्टा एन का। सर इसमें जो आपने 8.8 लिखा है, सर इज इट हम्म। बेटर कि वो पूरी फिगर ही यूज कर लूं उसकी, लाइक 8.84 जो भी आगे आ रहा था, हाँ या सही है, 100? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है इसका। आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। सर 2.252। 2.252। तो क्या एब्सोल्यूट आंसर आप इतनी सारी एसएफ में लिखते हैं? एब्सोल्यूट आंसर आप सिर्फ एक एसएफ में लिखते हैं, तो एक एसएफ में बनेगा 2। 2 का मतलब है कि इसको आपने नियरेस्ट 1 तक राउंड ऑफ किया है, नियरेस्ट 10 तक किया है, नियरेस्ट 100 तक किया है। हाँ बताएं। 2.2 का आपने राउंड ऑफ करके 2 किया है, ये नियरेस्ट 1 तक राउंड ऑफ हुआ हुआ है। तो 25.46 भी नियरेस्ट 1 तक राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका होगा 25 प्लस माइनस 2। ये इनका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखें पहले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट द करंट इन अ रजिस्टर इज मेजर्ड एज 2.5 प्लस माइनस 0.05 मिली एम्पियर। दे करंट की वैल्यू दी हुई है विद अनसर्टेनिटी। द resistor is marked as having a value of 4.7 plus minus 2%। और रजिस्टर की वैल्यू 4.7 है और उसमें 2% की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। If these values were used to calculate the power dissipated in the resistor, what would be the percentage uncertainty in the value obtained? आसान जबान में ये कह रहा है कि इसने आपको करंट की वैल्यू दी हुई है, 2.5 करंट की वैल्यू है, और ये डेल्टा आई यानी कि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। 4.7 रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है। इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बजाय इसने इसको आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है। कह रहे हैं इन दोनों वैल्यूज के जरिए आप पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करेंगे। कर ली। अब जो पावर डिसिपेटेड आप कैलकुलेट करेंगे उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? जो पावर का आंसर आएगा, पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ये सवाल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और करंट की फॉर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ भाई, आप में से कौन बताएगा मुझे करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला बताएं करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में। एनीवन? इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले पढ़े थे ना आपने ओ लेवल्स में, एएस में भी पढ़े, ओ लेवल्स में पढ़े थे। ओ लेवल्स में इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले क्या होते थे? एक तो पी इक्वल्स टू वी आई होता था, और क्या होता था इसके अलावा? हाँ हाँ भाई, कोई बताएगा मुझे पावर के और क्या फॉर्मूले होते थे वी आई के अलावा? ओ लेवल्स पढ़ के ही आए हैं ना आप लोग, या बगैर ओ लेवल्स पढ़े आए हैं? वर्क हाँ, अपॉन अब्दुल्ला बोलो। टाइम सर। नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूँ। वर्क अपॉन टाइम अच्छा तो जनरल पावर का फॉर्मूला है ना। इलेक्ट्रिकल पावर का अच्छा। बेसिक फॉर्मूला वी आई होता है। और इसके जी अलावा सर। क्या होता है? वी आई के अलावा जैद, तुम्हें कोई फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिकल आई पावर का? मल्टीप्लाई बाय टी। नहीं। जैद, कोई फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिकल पावर का तुम्हें? वरीशा तुम बताओ, इलेक्ट्रिकल पावर का कोई फॉर्मूला बताओ। यस वरीशा। सर एक तो वी आई है और वी एक आई के अलावा? आई स्क्वायर आर। बिल्कुल शाबाश, यही सुनना चाह रहा था मैं।
एक इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। यहाँ पर चूंकि उसने आई की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी है, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ पी चाहिए, तो बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ आई प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई से पहले 2 क्यों आया, जल्दी बताओ उसका जवाब। सर क्योंकि पावर है। क्योंकि आई पे पावर है, आई पे स्क्वायर है, तो जो पावर होती है वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आर की परसेंटेज तो मुझे दी हुई है, इसने आर की परसेंटेज कितनी दी हुई है, इसने 2%। आई की परसेंटेज मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई बराबर होगी किसके? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई आई मुझे निकालना पड़ेगी, वो होगी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है करंट की वैल्यू में, वो कितनी है? वो है 0.05। और करंट आई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 2.50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर मुझे बताओ जरा क्या आ रहा है। 2% आ रहा है इसका आंसर। देखना है जरा, कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। 2%। 2% आ रहा है। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे सारी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट आई है 2%, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, वो भी 2% थी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर बराबर हो जाएगी 2 2 4 एन प्लस 2। यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर बराबर हो जाएगी 6% के। और 6% का मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में 6% लिखा हुआ है। ये बात सब लोग की समझ में आ गई अच्छी तरह से? जी सर। जी सर। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि a student finds the density of a liquid by measuring its mass and its volume. The following is a summary of his measurements. एक बंदा जो है वो डेंसिटी मालूम कर रहा है लिक्विड की। अब लिक्विड की डेंसिटी मालूम करने के लिए उसको मास चाहिए होगा और वॉल्यूम चाहिए होगा। अब सीधी सी बात है कि लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करना तो बहुत आसान है। आप एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे और उसके अंदर आप लिक्विड को डालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ रहा है वो आ रहा है 10.0 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया लिक्विड का। मास का लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड तो हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते ना। हम बैलेंस के ऊपर लिक्विड डालेंगे तो बह जाएगा, सारा फ्लो कर जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या टेक्निक लगाई? हमने टेक्निक ये लगाई कि पहले हमने एक डिजिटल बैलेंस के ऊपर एक एम्प्टी बीकर रखा। कौन सा बीकर रखा? एम्प्टी बीकर। तो उस एम्प्टी बीकर का मास कितना आया? उस एम्प्टी बीकर का मास आया 20 प्लस माइनस 1 ग्राम आया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने इस बीकर के अंदर लिक्विड डाला जिसका मास करना था हमें। ठीक है, लिक्विड डाला इसके अंदर, और लिक्विड डालने के बाद फिर हमने देखा इसका मास कितना आ रहा है। पता चला भी लिक्विड डालने के बाद इसका मास आया जनाब कितना? 70 प्लस माइनस 1 ग्राम। 70 प्लस माइनस 1 ग्राम इसका मास आया। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो गया? यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो साफ नजर आ रहा है कि 10.0 प्लस माइनस 0.6 है सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो मास आप निकालेंगे लिक्विड का, वो कैसे निकालेंगे? बीकर प्लस वो लिक्विड का मास माइनस खाली बीकर का मास। यानी कि 70 प्लस माइनस 1 में से आप माइनस करेंगे 20 प्लस माइनस 1 को। तो जब आप 70 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। लेकिन जब आप अनसर्टेनिटीज को देखेंगे तो हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं। तो ये दोनों वन ऐड होकर कितना हो जाएगा? 2। तो जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 50 प्लस माइनस 2 ग्राम। और वॉल्यूम है 10.0 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहा है कि हमने इस वैल्यू के जरिए डेंसिटी मालूम की। डेंसिटी 5 आ गई। डेंसिटी कितनी आ गई? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि डेंसिटी जो है इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी। डेंसिटी की अनसर्टेनिटी मालूम करनी है।
अब देखें, अगर मैं डेंसिटी को शो करूँ रो से, ये सिंबल आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डेंसिटी। तो आपको पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास, जिसको आमतौर पर हम एम से शो करते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम, जिसको आमतौर पे हम वी से शो करते हैं। तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। डेंसिटी इसने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। जब आप अनसर्टेनिटी की क्वेश्चन बनाएंगे तो डेल्टा रो अपॉन रो किसके बराबर होगा? डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर होगा। सो डेल्टा रो अपॉन रो बराबर होगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर होगा। डेल्टा रो हमें मालूम करना है और डेंसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है, वो है 5.0। कहाँ दी हुई है? डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है इसने 5.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डेल्टा एम है, यानी कि एम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो है 2, और एम की वैल्यू कितनी है? मास ऑफ लिक्विड है 50, प्लस अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम डेल्टा वी वो 0.6 है, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 10.0 है। तो इस पूरे को सॉल्व करके मुझे बताएं कि डेल्टा रो का आंसर क्या आ रहा है। इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताएं कि डेल्टा रो का आंसर क्या आ रहा है। अभी जरा कैलकुलेटर यूज करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो भाई जब आप पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो डेल्टा रो का आंसर आ जाएगा 0.5, जो कि होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ अ स्मॉल बॉल falling at constant speed through a clear liquid in a glass tube. There are two marks on the tube. The top mark is positioned at 115 plus minus 1 millimeter on the adjacent rule, and the lower mark at 385 plus minus 1 millimeter. The ball passes the top mark at 1.5 plus minus 0.02 seconds and passes the lower mark at 3.50 plus minus 0.02 seconds. The constant speed of the ball is calculated by 385 minus 115 divided by 3.50 minus 1.50 is equals to 270 divided by 2.00, which is 135 millimeter per second. Which expression calculates the fractional uncertainty in the value of this speed? अच्छा जनाब, सवाल का मतलब क्या है? सवाल का मतलब है यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया, अब बॉल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही है। इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने बराबर में एक रूलर रख दिया। अब जब हमने रूलर रखा है तो इस जगह पर रूलर की रीडिंग है 115 मिलीमीटर, और इसके अंदर अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। दूसरा जो हमने मार्क लगाया है उस पर रूलर की रीडिंग कितनी आ रही है? 385 मिलीमीटर, और उसमें भी अनसर्टेनिटी कितनी है? प्लस माइनस 1 मिलीमीटर की उसमें भी अनसर्टेनिटी है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? हम 385 में से माइनस करेंगे 115 को, तो डिस्टेंस आ गया 270 मिलीमीटर्स आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया? 270 मिलीमीटर्स आ गया। अब ये डिस्टेंस जो 270 मिलीमीटर्स आएगा, इसकी अनसर्टेनिटी कैसे आएगी? इसकी अनसर्टेनिटी ऐसे आएगी कि जब आप 385 जिसमें प्लस माइनस 1 की अनसर्टेनिटी है, उसमें से माइनस करेंगे आप 115 जिसमें भी प्लस माइनस 1 की अनसर्टेनिटी है, तो आपका आंसर 270 आएगा। लेकिन 270 में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 2 होगी। उस 270 की अनसर्टेनिटी 2 होगी, क्योंकि जब आप दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती है। तो बेसिकली आपने निकाला है डिस्टेंस, या आपने निकाला है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है आपका? 270 मिलीमीटर। और डिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी आ रही है डेल्टा टी, वो कितनी आ रही है?
वो आ रही है 2। ठीक हो गया। ऐसे ही जब ये पहले मार्क पे बॉल पहुंची तो उस वक्त टाइम हो रहा था 1.5 सेकेंड्स, और इस 1.50 सेकेंड में भी अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी कितनी है? वो अनसर्टेनिटी है 0.02 सेकेंड्स की है। और जब नीचे वाले मार्क पे जब बॉल पहुंची तो वहां पे टाइम हो रहा था 3.50 सेकेंड, उसमें भी अनसर्टेनिटी थी। वो अनसर्टेनिटी थी 0.02 सेकेंड की। अब यहां से लेकर यहां तक का टाइम अगर निकालना है तो आप 3.50 सेकेंड में से 3.50 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड में से आप माइनस करेंगे किसे? आप माइनस करेंगे 1.50 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स को। 3.50 में से जब आप 1.50 माइनस करेंगे तो बचेगा 2.00। लेकिन अनसर्टेनिटी आपको पता है ऐड हो जाती है माइनस करने पर या प्लस करने पर। तो अनसर्टेनिटी ऐड होकर हो जाएगी 0.04 सेकेंड। तो 2.00 आपका टाइम हो गया, प्लस माइनस 0.04 आपका डेल्टा टी हो गया। आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। वो आपने कैलकुलेट की। डिस्टेंस आपका कितना आ रहा था? डिस्टेंस आपका 270 आ रहा था। टाइम आपका 2.00 आ रहा था। तो आपकी स्पीड निकल आई, और वो स्पीड कितनी निकल आई? 135 मिलीमीटर पर सेकेंड निकल आई। सवाल उसका ये है कि जो आपने स्पीड निकाली है 135 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या हो? तो स्पीड यानी कि v की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा v अपॉन वी, वो बराबर होगी किसके? डेल्टा d अपॉन डी प्लस डेल्टा t अपॉन टी के बराबर होगी। डेल्टा डी जो है इसमें वो कितना है? डेल्टा डी ये रहा। डेल्टा डी है 2 डिवाइड बाय डी। डी कितना है? 270 प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है भाई? डेल्टा टी आपका है 0.04 डिवाइड बाय टी। टी कितना है? 2.00। तो आपका आंसर होगा 2 डिवाइड बाय 270 प्लस माइनस प्लस 0.04 डिवाइड बाय 2.00। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है? हम्म, ऐसा ऑप्शन ए में। तो उसने जो सवाल पूछा है उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी ठीक हो गया। सबकी समझ में आ गई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए अभी इसी वक्त। फिर समझा दें अभी, समझ देखो नहीं आया इस, समझा मुझे। हाँ अब्दुल्ला, तुमने तो बेसिकली अनसर्टेनिटी का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ ना अभी। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट a radio controlled car takes 2.50 plus minus 0.05 seconds to travel 40.0 plus minus 0.1 meters. So what is car's average speed and uncertainty in this value? देखें 2.50 टाइम है, और प्लस माइनस 0.05 जो वो डेल्टा टाइम है। 40.0 मीटर डिस्टेंस है, और प्लस माइनस 0.1 जो है वो डेल्टा डिस्टेंस है। आपको एवरेज स्पीड यानी कि स्पीड विद अनसर्टेनिटी चाहिए। तो देखें स्पीड किसके बराबर होगी? स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 40.0, टाइम आपको दिया हुआ है 2.50। तो स्पीड आपकी हो जाएगी 16। स्पीड आपकी हो जाएगी 16.0 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड हो गई। अब जो स्पीड के अंदर अनसर्टेनिटी है उसको मालूम करने के लिए हम अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बनाएंगे। तो अनसर्टेनिटी की इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा v अपॉन वी बराबर होगा डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी के बराबर होगा। तो डेल्टा वी जो है वो हमें मालूम करना है। v की वैल्यू है 16.0। डेल्टा डी हमारे पास है 0.1, और डी की वैल्यू है 40.0 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है 0.05, और टी की वैल्यू हमारे पास है 2.50। यहाँ से सॉल्व करके बताओ डेल्टा वी का आंसर क्या आ रहा है? यहाँ से सॉल्व करके बताओ डेल्टा वी का आंसर क्या आ रहा है? हाँ भाई, कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर 0.36। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.36। लेकिन हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को 1 एसएफ से ज्यादा में नहीं लिखते।
तो 1SF में राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 0.4। तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 16.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। 16.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। 16.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो हमारे पास सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक डिजिटल मीटर है जिसको हम यूज कर रहे हैं करंट नापने के लिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट नापने के लिए आप एक डिजिटल मीटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो रीडिंग है मीटर पर वो फ्लक्चुएट कर रही है, और वो फ्लक्चुएट कर रही है 3.04 और 3.08 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है रीडिंग। यानी कि वो एक रीडिंग नहीं दे रहा, बल्कि वो 3.04 और 0.38 के दरमियान उसकी जो निडल होगी ना वो आगे पीछे हिल रही होगी, फ्लक्चुएट कर रही होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके साथ साथ जो रीडिंग्स हैं उसमें एक्यूरेसी का भी इशू है, और रीडिंग्स में प्लस माइनस 1% की एक्यूरेसी का भी इशू है, ठीक। अब उसका सवाल ये है कि ये बताएं कि जो हम वर्क करंट की ट्रू वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे। हम जो करंट की ट्रू वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे और उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग जरा ट्राई करें, 5 मिनट ये क्वेश्चन ट्राई करें और मुझे बताएं आपके ख्याल में इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये कह रहा है कि आपकी रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है, आपकी रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है 3.04 से लेकर 3.08 तक फ्लक्चुएट कर रही है। ये तो फ्लक्चुएशन हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है इसमें भी 1% की अनसर्टेनिटी है। 3.04 और 3.08 का 1% निकालते हैं हम। 3.04 का 1% निकालने के लिए इसको हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो बनेगा 0.03। और 3.08 का भी 1% निकालने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी बनेगा 0.03। यानी कि फ्लक्चुएशन हो रही है 3.04 से लेकर 3.08 तक, और इन दोनों वैल्यूज में भी अनसर्टेनिटी है 1% की। तो हम लिखेंगे 3.04 प्लस माइनस 0.03 से लेकर 3.08 प्लस माइनस 0.03 तक आपकी वैल्यूज हो सकती हैं। अब 3.04 प्लस माइनस 0.03 का मतलब ये हुआ कि 0.03 कम और 0.03 ज्यादा। तो इस वैल्यू की रेंज बनेगी 3.01 से लेकर 3.07 तक, और इस वाली वैल्यू की रेंज बनेगी 3.05 से लेकर 3.11 तक। यानी कि 0.03 मैंने प्लस माइनस दोनों में कर दिया। तो जब यहाँ पर जाहिर है आपकी जब फ्लक्चुएशन हो रही होगी, दो रीडिंग्स आ रही हैं, तो आप तो एवरेज लेंगे ना। और एवरेज लेने के लिए आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है 3.04 और 3.08। तो आप 3.04 और 3.08 का एवरेज लेंगे डिवाइड बाय 2 करके, तो एवरेज आपका आ जाएगा 3.06। तो करंट तो 3.06 आएगा। लेकिन अनसर्टेनिटी जब आप निकालते हैं एवरेज में तो आप पहले रेंज निकालते हैं। हमारे हिसाब से इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल अनसर्टेनिटीज, तो वो 3.01 है, और मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू उसकी वो 3.11 है। तो उसकी रेंज कितनी हुई? रेंज हम निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू माइनस मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। और जो अनसर्टेनिटी होती है जब हम एवरेज लेते हैं तो अनसर्टेनिटी के बराबर होती है किसके? अनसर्टेनिटी बराबर होती है रेंज डिवाइड बाय 2 के। 3.11 माइनस 3.01 करेंगे तो बचेगा 0.1। तो रेंज आपकी 0.1 है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे अनसर्टेनिटी निकालने के लिए तो हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.06, और जो उसकी अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी 0.05। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 3.06 प्लस माइनस 0.05।